ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का हमारा विषय है राम नरेश त्रिपाठी जी का जो एक प्राकृतिक चित्रण है जो उनके काव्यों में बसा हुआ है और काव्यों से भी ज्यादा जो उनके हृदय में व्याप्त प्राकृतिक भावनाएं हैं, प्राकृतिक प्रेम है जो उनके हृदय से उनके काव्य में उतरा है, उनकी लेखनी में उतरा है। तो वो क्या रहा है? काव्य में प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण की परंपरा यदि देखी जाए तो प्राचीन काल से चली आ रही है। रीतिकालीन परंपरा ने प्रकृति के विविध दृश्यों को उद्दीपन रूप में ही प्रायः अंकित किया था। द्वैधीहीन कविता में हमें सर्वप्रथम स्वतंत्र पद्धति से प्रकृति चित्रण की झलक दिखाई देती है। इस युग में कवियों ने प्रकृति को काव्य में समुचित स्थान प्रदान किया। डॉक्टर श्री कृष्ण लाला के अभिमत में आधुनिक काल में प्रकृति का चित्रण अनेक शैलियों में हुआ है। कवि अपनी विशेष भावनाएं लेकर प्रकृति निरीक्षण के लिए निकले और अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया। अब इसी को अगर हम त्रिपाठी जी के काव्य में देखें तो त्रिपाठी जी ने जिस प्राकृतिक चित्रण को लिया है इतिवृत्तात्मक रूप में उसको दिखाया है और त्रिपाठी जी इतिवृत्तात्मक कविताएं लिखते रहे हैं और उनकी कविताओं में प्रकृति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य से मानो उनका हृदय सराबोर था। उनका रोम रोम प्राकृतिक सौंदर्य से प्रफुल्लित रहता था। इसीलिए उनके शब्द शब्द में प्रकृति का सौंदर्य निहित है। उनकी प्रकृति विषयक कविताओं में एक गहरी अनुभूति देखने के लिए मिलती है, लेकिन उनके काव्य का प्रधान अंग प्रकृति चित्रण ही रहा। प्रकृति को अनेक रूपों में त्रिपाठी जी के काव्य में हम देख सकते हैं। इनका प्रकृति वर्णन कहीं पर बिल्कुल शुद्ध दिखाई देता है, कहीं यथा तथ्य है, तो कहीं देश को अंग रूप में वहां पर अभिव्यक्त किया गया है। कहीं नारी भावना से परिपूर्ण है, मतलब उसका ऐसा मानवीकरण किया गया है। और त्रिपाठी जी ने प्रकृति को अपनी भावना से अनुरंजित करके उसमें सौंदर्य वृद्धि करने तक की भी चेष्टा की है। मतलब ये नहीं किया है कि उसमें अतिशोक्ति कर दी हो, एक स्वाभाविक रूप से उसमें सौंदर्य वृद्धि की है। जहां कवि या कवि कल्पित पात्र ने प्रकृति को तटस्थ भाव से देखा है, वहां उसका चित्रण आलंबन रूप में किया गया है। पथिक का आरंभिक पद इस प्रकार का है कि जब पथिक देश भ्रमण करता है तब रास्ते में दिखाई देने वाले जो प्राकृतिक दृश्य हैं उन्हें देखकर वो आत्मविभोर हो जाता है और कवि स्वयं कह उठता है कि यात्रा में पर्वत, वन, नदी और समुद्र तट का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मेरे मन को जो सुख की अनुभूति होती है, कुछ झलक इस पथिक के पदों में लाने की चेष्टा उन्होंने इसी भाव की। कहीं श्याम चट्टान, कहीं दर्पण सा उज्ज्वल सर है, कहीं हरे तृण खेत, कहीं गिरि स्रोत प्रवाह पखर। कहते हैं कि कहीं श्याम चट्टान, कहीं दर्पण सा उज्ज्वल सर है, कहीं हरे तृण खेत, कहीं गिरि स्रोत प्रवाह प्रखर। कहीं गगन के खंभ नारियल तार भार सिर धारे हैं, रस रसिकों के लिए खड़े जो सुप्त नकार इशारे। तो पथिक में कवि ने प्रकृति को एक मानवीय दृश्य में संजो दिया है और आलम्बन रूप में उसको प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं, और इनकी जो भाषा है वो भी एकदम संस्कृत निष्ठ सी परिलक्षित होती है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, जो वाल्मीकि माला है। नीचे समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचारूं यही चाहता मन। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन कवि ने प्रकृति का किया है कि बिल्कुल हर पल हर क्षण एक नए वेश को धारण करके, एक अनोखा सा वेश बनाकर ये प्रकृति रंग बिरंगा स्वरूप धारण करती है और ऐसा लगता है कि जो बादल है वो सूर्य के समक्ष जाकर आकाश में थिरक रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं
नीचे जो समुद्र चारों ओर फैला हुआ है, ऊपर नीला गगन जो है वो व्याप्त है, और घन पर बैठ बीच में विचारूं, यही चाहता मैंने। मेरा मन ये चाहता है कि मैं इन बादलों पर बैठकर इस जो सागर और आकाश है उसके मध्य में विचरण करूं, ये मेरा मन चाहता है। तो मन में जो प्राकृतिक सौंदर्य की छटा है वो भरी हुई है। इसी प्रकार त्रिपाठी जी के काव्यों में प्रकृति कभी उद्दीपन रूप में भी आती है, क्योंकि मानवीय भावों को वातावरण के अनुकूल उद्दीप्त करने की अद्भुत शक्ति प्रकृति में है। यह शक्ति उसके सौंदर्य और साहचर्य के साथ परिस्थितियों के संयोग पर निर्भर हुई है। और इसमें आगे आगे उसी में वो कह रहे हैं कि जो मतलब उसका प्रकृति का उद्दीपन रूप है वो भी उनके काव्य में प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि मानवीय भावों को वातावरण के अनुकूल उद्दीप्त करने की अद्भुत शक्ति प्रकृति में विद्यमान है। यह शक्ति उसके सौंदर्य और साहचर्य के साथ परिस्थितियों के संयोग पर निर्भर करती है। प्रकृति संयोग में पुलकित हो जाती है, विरह में वो भी दुखित हो जाती है। मिलन में विजया पति के नष्ट हो जाते समय विरह में तड़पती हुई दिखाई देती है। जो इनकी मिलन कविता है उस कविता में विजया पात्र अपने पति के नष्ट हो जाने पर विरह में तड़पती हुई दिखाई देती है कि फूल पंखुड़ी में पल्लव में प्रियतम रूप विलोक भर जाता है महामोद से प्रेमी का उर्वोक। कली देख करने लगता है वह उन्मत्त प्रलाप, देखें कब तक इन पत्तों में लुके रहेंगे आप। तो फूल और कलियों को देखकर उसको अपने पति की याद आ रही है, और वो यही कह रही है कि फूलों में, फूलों की पंखुड़ियों में, उसके एक एक पल्लव में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रियतम का स्वरूप दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं उस कल्पना को साक्षात देखती हूँ तो मेरा हृदय आनंद से भर उठता है, और जो मतलब कि एक प्रेमी का भाव है वो मुझे चारों ओर से घेर लेता है। कली देख करने लगता है, और उस कली को देखकर मेरा हृदय ऐसा अनुभव करता है कि वह उन्मत्त प्रलाप, देखें कब तक इन पत्तों में लुके रहेंगे आप। कि वो एक प्रलाप, एक आपस में बातचीत जो है वो अपने प्रियतम से करने लगता है, और ऐसा वो प्रश्न करती हैं कि देखते हैं कि आखिर कब तक इन पत्तों में ही आप छुपे रहेंगे, कब तक इनसे बाहर नहीं आएंगे। तो एक प्रकार से जो विजया है वो वियोग में इतनी दुखी हो जाती है कि वो यही भूल जाती है कि उसका पति जो है वो है ही नहीं। तो विजया के वियोग में मानो प्रकृति भी दुखी है, और प्रकृति अपना विलास रूप छोड़कर उदासीन हो जाती है। पक्षीगण, लता, मृग आदि भी उदासीन हो जाते हैं। तो वो विरह का स्वरूप दिखाते हैं कि शोक मान मेरी विपत्ति में सबने तजा विलाप, खग ने गान, लता ने हिलना, मृग ने गमन प्रयास। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है कि मेरे दुख को देखकर, मेरी इस विपत्ति से ओत-प्रोत होकर के जो ये प्रकृति है इसने भी मानो विलाप, रोना भी त्याग दिया है। इतना दुखी हो गई, जिसे कहते हैं ना जब इंसान रोते रोते भी थक जाता है और उसमें वो विलाप करने की भी क्षमता नहीं रहती, तो वो उसे भी त्याग देता है और बिल्कुल अवसाद में गिर जाता है। तो खग ने गान, पक्षियों ने गान करना छोड़ दिया है, लताओं ने हिलना छोड़ दिया है, हिरणों ने प्रयाग मतलब कि गमन इधर उधर जाना छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि ये प्रकृति भी उस नायिका के शोक में संतप्त हो रही है। तो विरह से तड़पने वाली विजया गंधहीन पुष्प के समान हो जाती है और कहती है कि गंधहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम। कि जिस मानव के जीवन में प्रेम नहीं है उस मानव का जीवन उसी प्रकार से अवसाद से भरा हुआ है, उसी प्रकार से बेरंग है, उसी प्रकार से चारों ओर केवल एक दुख पीड़ा से संतप्त है, जैसे कि फूलों में सौंदर्य है लेकिन उनमें सुगंध नहीं है, तो वो फूल भी किसी काम के नहीं। उनका प्राण तत्व जो है वो उनकी सुवास है, और सुवास नहीं है तो कोई उनकी तरफ दृष्टि नहीं डालता।
जैसे चंद्र का प्राण तत्व उसकी चंद्रिका है, उसकी शोभा है, उसकी श्री है, और जब वो विलुप्त हो जाती है तो उस चंद्र की ओर भी कोई नहीं देखता। आप सुबह में देखते हैं कि चंद्रमा तो दिखाई देता है लेकिन उसकी कांति नहीं होती, सूर्य की रोशनी विलुप्त रहती है, रात्रि में ही वो चंद्रिका युक्त होता है। तो यही वो कहना चाह रही हैं कि मानो जो मनुष्य का जीवन है, यदि उसमें प्रेम नहीं है तो वो चारों ओर नीरस है। स्वप्न कविता में बसंत को अपनी प्रेयसी सुमना के कारण असह्य वियोग सहना पड़ता है, और प्रकृति भी उसके साथ दुख मनाती है, शोक मनाती है, पीड़ा और वेदना की अनुभूति करती है। कवि कह रहे हैं, पता नहीं किसके वियोग में वन में नदी तटों पर तरुवर मेरी तरह रुदन करते हैं। फूल नाम के अश्रु गिराकर कोई रोता है अनंत में, जिसके अश्रु बिंद हैं उट्टागन, ओस नाम से तृण तरुओं पर बिखरे रहते हैं जिनके कण। तो यहाँ कवि ने एक बहुत ही सुंदर भाव दिया है कि पता नहीं किसके वियोग में, ये नहीं मालूम, न जानिए प्रकृति किसके वियोग में हो रही है। वन में नदी तटों पर करो, जंगलों में जाओ, नदी के किनारों पर जाओ, वृक्षों के आसपास देखो, ऐसा लगता है सबके सब मेरी तरह रुदन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु आती है या बारिश होती है, वर्षा होती है, तो जो वृक्ष हैं जो फूलों से लदे पड़े होते हैं, सारे के सारे जो श्वेत पुष्प हैं वो नीचे पूरे के पूरे उसमें पृथ्वी पर बिछ जाते हैं। तो वो जो गिरे हुए पुष्प हैं वो मानो अश्रुओं के मोती हैं। तो उन फूलों के नाम के अश्रु गिरा करके ऐसा लगता है कि कोई अनंत में अकेला रुदन कर रहा है, जिसके अश्रु बिंदु हैं उद्दार, और मानो उसके जो अश्रु बिंदु हैं वो जो पताकाएं फरोड़ रही हैं, जो बलाकाएं फरोड़ रही हैं, वो उसके अश्रु बिंदु हैं। ओस नाम से तरुण तरुओं पर, और ओस की बूंदों को वृक्षों पर, तिनकों पर, पत्तों पर गिराकर बिखरे रहते हैं, जिनके कण चारों ओर आंसुओं के कण बिखरे रहते हैं। ऐसा लगता है पूरी प्रकृति रुदन कर रही है, पूरी प्रकृति ही रो रही है। तो कवि जैसा अनुभूत कर रहे हैं, प्रकृति भी उनकी वैसा ही अनुभूति प्रदान करती है। तो कवि नायक के दुख का प्रतिबिंब जो है वो प्रकृति में देख रहे हैं। दुख के आधिक्य से सुमना एक उन्मुक्त व्यक्ति जैसी बन गई है, और प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में उसे विरह दिखाई दे रहा है। लेकिन बसंत की दशा तो और भी करुणा से बनी हुई है। सुमना ने निज कर कमलों से निज तरुओं को सींच सींच कर खड़ा किया था, उनके तन से लिपट लिपट कर प्रेम सुरहंस। मुग्ध बसंत ने जाने क्या क्या सोचा करता था मन में। तो नायक नायिका के संयोग के अवसर पर कवि प्रकृति का सौम्य रूप दिखाते हैं स्वप्न की पंक्तियों के द्वारा। उमड़ घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलघर, हम पुष्पित वृक्षों के नीचे झूला करते हैं प्रतिवास। तड़ित प्रभा या घन गर्जन भैया कोई मुद्रक प्राप्त कर, वह भुज बंधन कस लेती है, यह अनुभव है परम। वसंत को प्रकृति का शांत सुंदर रूप मुग्ध कर देता है। कोकिल के आलाप उसको पुलकित कर देते हैं, चांदनी उसके हृदय को द्रवित कर देती है। यहाँ प्रकृति का सौम्य रूप का सुंदर चित्रण किया है। तो चारु चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर और गंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण कर हृदय द्रवित होता है सुनकर, शशि कर चूकर यथा चंद्रमा। तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि कवि ने चारों ओर जो प्राकृतिक चित्रण दिया है, जो किया है, वो मानो जितने भी मनोभाव हैं हृदय के, सुख के, दुख के, उन सबको उन्होंने उसमें पिरो दिया है। और प्रकृति हर भाव में सहचरी बनकर प्रस्तुत रहती है। मिलन में विजया और उसके पति के मिलन के समय भी कवि इस प्रकार सौम्य प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, वही कुटी सुनसान वही वन, वही दिशा आकाश, उदित हो रहा था प्रभात में रवि का अरुण प्रकाश। तो बहुत ही रहस्यात्मक रूप में प्रकृति का चित्रण यहाँ त्रिपाठी जी ने किया है। सारे संसार में व्याप्त उस परम विराट रूप का दर्शन करने के लिए वो आतुर हो जाते हैं। कहते हैं, जग क्या है, किस लिए बना है, क्यों है यह इतना आकर्षक,
कब से हूँ सचेत पर फिर भी इसका खुला रहस्य ना। मैं जिसके निर्मल प्रकाश में करता हूँ दिन रात अतिक्रम, ज्योति मूल वही कहीं प्रकट है, बाहर है जिसका छाया, बाहर है किसका छाया। तो त्रिपाठी जी कथा को गति देने के लिए हर ओर प्रकृति का सहारा लेते हैं। तपोवन की निशब्दता दिखाने के लिए और कथा को आरंभ करने के लिए इस प्रकार प्रकृति का आश्रय लेते हैं। मिलन में आरंभ करते हुए कहते हैं कि नीरव निशा तपोवन नीरव, शांत दिशा आकाश, तीख तारागण करते थे झिलमिल अल्प प्रकाश। प्रकृति मौन सचराचर नेतृत्व अति नितस्त निस्तब्ध समीर, जागृत था दीपक प्रकाश में केवल एक। तो बहुत ही सुंदर और सरस प्रारंभ कवि ने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार जो उनका एक प्राकृतिक चित्रण है वो ऐसा लगता है कि कवि स्वयं ही प्रकृति में लीन हो गए हैं। एक स्थल पर कहते हैं चारों चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, गौर गंध से शिथिल पवन में कोकिल का आलाप श्रवण। तो जो कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है वो अपने आप में इतना मधुर है, इतना कहना चाहिए कि इतना श्रेष्ठ है कि वो तत्काल ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और उसके प्रकृति के जो सुरम्य चित्र हैं, चाहे वो वियोग के क्षण के हैं या संयोग के क्षण के हैं, हर क्षण में वो पाठक को उसके हृदय को स्पर्श कर लेने वाले हैं। प्रकृति सौंदर्य का एक चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं, घन में किस प्रियतम से चपला, करती है विनोद हंस हंस कर, किसके लिए उषा उठती है प्रतिदिन कर श्रृंगार में। मतलब बहुत ही सुंदर पंक्तियां बनी कि आखिर उन बादलों के बीच में किस प्रियतम से जो चपला चंचला बिजली है, विद्युत है, वो इतना हंस हंस कर मजाक करती है, विनोद करती है, मनोरंजन करती है। और क्यों ये उषा प्रतिदिन इतना सवेरे उठ जाती है और क्यों प्रतिदिन किसके लिए इतना सुंदर श्रृंगार कर चल देती है। तो प्रकृति का ये सौंदर्य है। प्रकृति का जो ये सौंदर्य है वो कहीं कहीं पर रौद्र रूप में भी दिखाई देता है और कहीं कहीं पर मृदु रूप में दिखाई देता है, कोमलकांत रूप में दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर उपमाएं कवि ने स्वप्न में दी हैं कि करुणा सी मृदु, धर्म गीत सी, शुद्ध कल्पना सी, सुख संकुल, शुद्र उषा सी, दिव्य हास सी, रूप सिंधु सी, मणि सी मंजू। रौद्र रूप में कहते हैं कि क्षण में घुमण घुमण गर्जन कर, घिर आए घनघोर, बहा विषम विक्षिप्त प्रबंधन वृक्षों की जगजोर। होने लगी वृष्टि रिमझिम कर अवितरत अविरत मूसलधार, आंदोलित लहरें करनी पर करने लगी प्रहार। तो मानो प्रकृति अपने रौद्र रूप में ये स्वरूप धारण कर लेती है और उसके एक अंग अंग में वो रौद्रता दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार कवि को मानव के स्थिर सौंदर्य की अपेक्षा प्रकृति का शाश्वत सौंदर्य प्रिय है। उनकी कविताओं में प्रकृति का मनोरम स्वरूप परिलक्षित होता है और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो है प्रकृति को उसके शुद्ध रूप में देखा है या तथ्य रूप में देखा है, उसके विभिन्न रूपों में वर्णन किए हैं, है ना। तो इस प्रकार कवि ने जो स्वरूप प्रस्तुत किया है प्रकृति का वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्यादा अवलोकनीय है। उसका एक एक जो मतलब के चित्रण है वो हृदय को छू लेने वाला है। द्वितीय युग के हरिऔध, गुप्त आदि ने प्रकृति को साधना के रूप में चित्रित किया है, तो त्रिपाठी जी ने प्रकृति को मानव के सतत सहचारी स्वरूप के साथ देवी के रूप में चित्रित करके साध्य और साधना के रूप में वर्णित कर दिया है। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है और उन्होंने द्वितीय युग में गद्य और पद्य में खड़ी बोली का सहज और सरल रूप प्रस्तुत किया है और यह नवोदित लेखकों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत भी बन गया है। तो अब मतलब कि त्रिपाठी जी की भाषा शैली, छंद और विधान पर अलंकार पर दृष्टि डालें
तो इनकी भाषा में बोधगम्यता है, गूढ़तम बातों को स्पष्ट करने में ये बहुत ही सफल रहे हैं। इन्होंने ग्राम्य साहित्य के बहुविध अभिव्यंजना में समर्थ शब्दों को खड़ी बोली में लाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी कौशल की रचना की है और हिंदी जगत को ऐसे अनेक शब्दों से परिचित कराया है जो आज साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। जिस समय खड़ी बोली में मुहावरों का अभाव था, उस समय उन्होंने इनके प्रयोग पर विशेष बल दिया और प्रसिद्ध मुहावरों का संग्रह प्रस्तुत किया। तो कवि ने अपनी जो भाषा है उसके द्वारा काव्य का एक बहुत ही सुंदर रूप जो है वो प्रस्तुत किया है। त्रिपाठी जी के अभिमत में कविता प्रकृति का गान है, वह मस्तिष्क से नहीं हृदय से निकलती है। सरल और सुबोध काव्य ही समाज में प्रिय होता है। इसलिए त्रिपाठी जी भाषा की स्वाभाविकता पर बल देते हैं और भाषा ऐसे मुहावरेदार और सरल होनी चाहिए, साधारण पढ़े लिखे लोग भी उसको समझ सकें। छायावादी युग की कविताओं में इन्हीं गुणों का अभाव देखकर वो कहते हैं कि छायावादी कवि अपने मनोवेग को बाहर निकालने के लिए जितना ही अधिक संस्कृत शब्दों का सहारा लेते हैं, उतना ही वे अपनी परिधि को कम कर लोक भाषा से दूर हो जाते हैं। तो त्रिपाठी जी जब काव्य क्षेत्र में आए तो उन्होंने भाषा की आत्मा को परखने की चेष्टा की। उन्होंने समझ लिया कि खड़ी बोली संस्कृत तत्सम प्रधान भाषा की पर्यायवाची नहीं है, उसका अपना नैसर्गिक एवं स्वतंत्र रूप है, उसकी अपनी प्रकृति है, अपना व्याकरण है। इसलिए उसमें तत्सम शब्दों के प्रयोग के प्रति पक्षपात किया जाता है। कविता में उच्चारण सुकरता और श्रवण सुखदता लाने के लिए वर्ण अथवा शब्द मैत्री पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मिलन की पंक्तियों में कहते हैं कि विजय हुई विरह से व्याकुल, श्रांत बलांत उद्भ्रांत। तो इस रूप में जो संस्कृत प्रधान तत्सम शब्दों का प्रयोग है वो हालांकि त्रिपाठी जी ने भी किया है। एक जगह कहते हैं मध्य निशा निर्मल निरभ्र नव दिशा विराग विहीना, विलसित था अंबर के डर पर अद्भुत एक नगीना, उसकी विशद प्रभा निर्झर तृण लतिका द्रुमदल में, करती थी विश्राम परम अभिराम निशीथ कमल। तो उन्होंने अपने काव्य में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है कि विजया आ बैठी ढिंग उसके धर धर कंपित गात, है ना, जिससे पूछूं कहूं संदेशा पाती कहाँ पठाऊं, आंखें विष में बूढ़ रही सी थी रसहीन सजल। तो ये सारे उनके जो वर्णन हैं उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा बहुत ही ज्यादा भावमयी, आकर्षक और मार्मिक है। मुझे न छोड़ो विजय विपिन में, मुझे न छोड़ो विजन विपिन में, हे प्रियतम हृदयेश, मैं अबला ना सहन कर सकूं विरह व्यथा लवलेश। तो ये जो उनका काव्य है ये हर रूप में वैशिष्ट्य को धारण करता है। उनकी भाषा खड़ी बोली का एक सुंदर प्रयोग है। कवि ने सुंदर शब्दों प्रयोगों द्वारा लालित्य और सुगठित वाक्य विन्यास की सहायता से अपनी काव्य कौशल का सुंदर परिचय दिया है। हिंदी साहित्य में वे छायावादी कवियों के धर्म पिता के रूप में है, क्योंकि दो जो है युग धाराओं में जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, ऐसे राम नरेश त्रिपाठी जी का जो काव्य है और हिंदी साहित्य के प्रति जो उनका योगदान है वो अप्रतिम है। सार रूप में हम विषय को बांधें तो द्विवेदी का जो नामकरण है वो हम पूर्व से ही जानते हैं कि वो नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ, उनके व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर हुआ और उनका व्यक्तित्व जो है वो सरस्वती पत्रिका से महानता को प्राप्त होता है, जिन्होंने मतलब कि न केवल स्वयं अपने से पूर्व के साहित्यकारों से प्रेरणा ली, बल्कि एक नया अपना कर्म पथ निर्मित किया और उनके उस वैशिष्ट से व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर बहुत सारे कवि सामने आए। बहुत से ऐसे कवि हुए जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी थी, लेकिन द्विवेदी जी के सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर वो खड़ी बोली में अवतरित हुए। तो ऐसे कवियों में हरिऔध जी हैं, पाठक जी हैं। इन कवियों की कविताएं नव जागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग,
एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण है। आगे चलकर द्विवेदी जी के प्रभाव से मैथिली शरण गुप्त जी ने भी भारत भारती तथा साकेत जैसी उत्कृष्ट रचनाओं का प्रणयन किया। तो इस प्रकार द्विवेदी जी युग, भाषा और साहित्य दोनों के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति करने वाले एक महान साहित्यकार हैं, या ये कहा जाए तो हिंदी साहित्य जगत का एक आधार स्तंभ है। बहुत से नए कवि प्रकाश में आए, बहुत से पुरानों ने मतलब कि नया अस्तित्व धारण किया कविताओं के माध्यम से, समाज सुधार के माध्यम से, देश प्रेम के माध्यम से, चरित्र निर्माण के माध्यम से बहुत सारी भावनाओं में प्रचार प्रसार किया। तो द्विवेदी युग की कविता मुख्य रूप से समाज सुधार, राष्ट्र चेतना और नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाली है। और द्विवेदी युग की कविता में साधारण स्त्री पुरुष की काव्य की केंद्रीय वस्तु में जगह मिली, जिसे मानवतावाद पुष्ट होता है। तो द्विवेदी युग के कवियों ने नारी को काम भावना का आलम्बन और भोग विलास की वस्तु मानने की परिपाटी को पूरी तरह तोड़ा है, छिन्न भिन्न किया है, समाप्त किया है। इन्होंने स्त्री की वेदना और उसकी सामाजिक भूमिका को खास तौर से उभारा है। और द्विवेदी युग के कवियों ने इस धारणा का खंडन किया कि खड़ी बोली काव्य के लिए या काव्य सृजन के लिए एक उपयुक्त मतलब कि भाषा नहीं है, या भाषा का स्वरूप नहीं है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो पूरा द्विवेदी युग है और द्विवेदी युग के जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, और राष्ट्रीय चेतना से जो भरे पूरे कवि हैं, चाहे वो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सभी ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान द्विवेदी युग में प्रदान किया है, और वो सभी के लिए अविस्मरणीय, हिंदी साहित्य जगत के लिए अमूल्य है। तो इस प्रकार द्विवेदी युग के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर कूट कूट करके भरे हुए हैं। धन्यवाद।